हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए दोस्त, आपको उम्मीद दिलाते हैं कि 3-4 पार्ट में हम ये पढ़ाएंगे, ठीक। और ये 3 पार्ट में मैक्सिमम। और ये 3 पार्ट में पढ़ने के बाद ना, अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ रहा है या पूछेगा, वो 100% आप कीजिएगा, क्योंकि मैं डिटेल पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। जो प्रीवियस ईयर पूछेगा वो भी बनेगा, जो नया टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो भी बनेगा, और आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, पूरा समझा कर हम बताएंगे, ठीक। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसका नाम होता है श्वसन तंत्र। यानी जितने भी ऑर्गन मिलकर हमारे सांस लेने में मदद करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उन सबको अगर मिला दे तो हमारा बन जाता है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो श्वसन में जो जो अंग भाग ले रहे हैं, जो हमको हेल्प कर रहे हैं, वो सभी को मिलाने से श्वसन तंत्र बनता है, ठीक। वो सारे अंग को हम देखेंगे, ठीक, इसी वीडियो में। अगर हम बात करें, देखिए हमने कुछ बातें लिख दिया है कि थोड़ा वीडियो शॉर्ट बने और ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँच सके। तो फर्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 तरह का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। 2 तरह का होता है। बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, तो देखिए क्या होता है। जो हवा हम सांस एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं अंदर, लंग्स जो हवा एटमॉस्फेयर से ले रहा है और फिर जो हवा इधर छोड़ रहा है, यानी जो लेने और ये छोड़ने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन, क्योंकि बाह्य क्रिया है। ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। तो इसमें अगर हम देखिए, इसमें क्या होता है, हवाएं, जो भी हवाएं हैं, आपका ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में आता है और फिर लंग्स से कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो उसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन। तो आप बाह्य श्वसन का एक और नाम याद रख सकते हैं। देखिए, जो बाह्य श्वसन है ना, इसी का स्पेशल नाम है ब्रीदिंग। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। तो आप जो ब्रीदिंग सुने होंगे, इसको कहते हैं श्वास बोला जाता है। देखिए, तो आप जो रेस्पिरेशन समझते हैं ना, बच्चे क्या समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस ले रहा है छोड़ रहे हैं, वो क्या है, रेस्पिरेशन है। लेकिन नहीं, वो रेस्पिरेशन है ही नहीं। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो अगर आप आज से आपको कोई ब्रीदिंग कहे ना, तो आप समझिए कि बस सांस लेना है, छोड़ना है, ये क्या है, ब्रीदिंग है। और जो रेस्पिरेशन है ना, ये बाह्य श्वसन है। ये आपका होता है, पता है कहाँ से कहाँ, तो ये होता है हमारे वायुमंडल से कहाँ होगा, फेफड़ा के बीच, लंग्स के बीच। वायुमंडल से कहाँ, लंग्स के बीच। तो देखिए, वायुमंडल से हम क्या करते हैं, हवा लेते हैं और फिर फेफड़ा तक जाता है, फिर फेफड़ा से जो अपना हमारा हवा है वो वायुमंडल में आ जाता है। तो ये है आपका बाह्य श्वसन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहेंगे। तो जो श्वसन है ना, 2 तरह का होता है। एक है ब्रीदिंग। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना, वो ब्रीदिंग पे रहेगा। किस पे, ब्रीदिंग को। आज हम ब्रीदिंग को कंप्लीट पढ़ा देंगे। अब एक होता है अंतः श्वसन, जिसको हम कहते हैं, आपको देखिए, अंतः श्वसन जो है ना, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। यही ओरिजिनल, इसको हम कहेंगे, पता है क्या, यही रेस्पिरेशन है। अगर आप रेस्पिरेशन कह रहे हैं तो वो 2 तरह का होता है। एक है आपका ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया। जो रेस्पिरेशन है ना, वो इंटरनल प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस है। यानी आपकी जो लंग्स तक हवाएं चली गई, ऑक्सीजन चला गया। अब लंग्स के आगे का जो प्रोसेस है ना, जो चीज़ सेल में होता है, आप जानते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है ना, कैसे ऑक्सीजन गया और वहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, वो अंदर की चीज़ें हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो हम बाहर देखते हैं ना, ये तो ब्रीदिंग है। इसमें कौन मदद करता है, आपका लंग्स करता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, अंतः श्वसन है। तो ये क्या होता है, इसमें बात याद रखना कि सेल का अंदर होता है। तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, सेल का अंदर होती है। ये हमारे कंट्रोल की चीज़ें नहीं है। अगर हम चाह के भी सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक नहीं सकते। अलग बात, हम ब्रीदिंग को रोक सकते हैं। इसलिए ब्रीदिंग क्या है, आपका फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ लिखा भी है कि ब्रीदिंग क्या फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हम ब्रीदिंग को रोक सकते हैं कुछ देर के लिए। तो हमारे ऊपर कंट्रोल है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात करें रेस्पिरेशन का, वो तो सेल का अंदर है, आप नहीं रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं क्या, कि आपका क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ना हो, नहीं रोक सकते हैं। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, सेल का अंदर होता है, ठीक। तो रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, देखिए रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। एक जो ओरिजिनल रेस्पिरेशन अगर है तो वही है जो सेल के अंदर होता है, ये है ब्रीदिंग। और इसमें क्या होता है, तो गैस का एक्सचेंज होता है, कहाँ से कहाँ, लंग्स से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लंग्स। इसमें क्या है, तो साधारण विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। और पूछा है कि किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए, साधारण विसरण प्रक्रिया का मतलब हुआ डिफ्यूजन मेथड। इसका इंग्लिश होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेथड द्वारा होता है। मतलब चीज़ें क्या होती है ना, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन क्यों होती है। मतलब मान लीजिए ये यहाँ एक टाइप का हवा, एक टाइप का हवा, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। मुख्य अंग क्या है, तो इसका मुख्य अंग आपको याद रखना है, क्या, फेफड़ा है, लंग्स है। क्या है, फेफड़ा है, लंग्स। तो जो हमारा श्वसन है उसका मुख्य अंग क्या है, ब्रीदिंग का, लंग्स है। तो आपने इतना चीज़ समझा। हाँ, अगर पूछा कि श्वसन क्या है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस को हम कहते हैं अपचय
प्रक्रिया है। क्यों? देखिए दो तरह की होती है प्रक्रिया, एक होता है कैटाबोलिक, एक होता है एनाबोलिक। कैटाबोलिक में क्या होता है ना कि चीजें ब्रेकडाउन होती है, मतलब एक चीज कोई टूटेगा तो उसको कैटाबोलिक बोलते हैं। इसमें तो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो कैटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक क्या होता है, जिसमें दो चीज मिलकर एक नया चीज बनता है, उसको एनाबोलिक बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए इससे क्या होता है ना कि हीट भी निकलती है। तो आप देखे होंगे कि जो आदमी मर जाता है, सांस नहीं ले पाता है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, सांस नहीं ले रहा है, जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हीट नहीं जनरेट होता है, जिससे बॉडी क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। अब हम बताते हैं आपको कि देखिए जो हम क्या बोले कि अभी हमारा मेन फोकस है किस पे, ब्रीदिंग पे। तो जो हमारा ब्रीदिंग है ना, ये दो तरह का होता है। ब्रीदिंग जिसको क्या कहता है, श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या होता है भाई, गैस का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से लंग्स के बीच। तो ये हमारा दो तरह का हो जाएगा। देखिए ब्रीदिंग, एक होगा आपका इनहेलेशन, इनहेलेशन जिसको हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। नहीं, हाँ बोल सकते हैं अंतःश्वसन, या इसको प्रश्वसन बोला जाता है, इसको प्रश्वसन। एक होता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन जिसको बोला जाता है निश्वसन। क्या दोस्त, निश्वसन। तो देखिए अब ये आप समझे कि भाई लंग्स तक आएगा ऑक्सीजन के, या पूरा गैसें आती हैं, तो गैस क्या आएगा, लंग्स तक आएगा। अब ये लाता कौन है, तो बताइए क्या लंग्स के पास कोई मशीन है, कोई मोटर है जो क्या होता है, खींचता है? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई मोटर है वो खींचता है। तो आखिर कैसे गैस होता है, एटमॉस्फेयर से आ जाता है हमारे लंग्स में, फिर लंग्स से चल जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसको करता है एक पेशी होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं दोस्त, डायफ्राम कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये मस्कुलर होता है और आपका फाइबरस रेशा का बना होता है, फाइबरस मस्कुलर टाइप का बना होता है, यानी हार्ड होता है थोड़ा सा, फाइबरस और मस्कुलर होता है। तो ये डायफ्राम क्या होता है ना, यहाँ होता है डायफ्राम। अगर आप देख पा रहे, देखिए जो ये कैविटी हो गया ना, चेस्ट कैविटी हो गया, इसके जस्ट यहाँ होता है डायफ्राम ऐसे। तो ये डायफ्राम क्या होता है ना, देखिए ऐसे आपको बता रहा हूँ, ये मान लिया आपका हो गया ऐसे, ऐसे ये हार्ट है, डायफ्राम ऐसे होता है, ऐसे डायफ्राम। तो ये डायफ्राम पता है क्या करता है, ये अगर डाउन जाएगा ना, देखिए आपका मान लीजिए बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक ऐसे होता है डायफ्राम, ऐसे। तो ये जो डायफ्राम है ना, ये मस्कुलर होता है, हार्ड होता है थोड़ा। ये अगर डाउन चला जाता है ना, तो ये डाउन आएगा, तो देखिए जो हमारा लंग्स है उसके और इसके बीच क्या होता है, गैप होता है, जिससे क्या होगा, लंग्स में जगह मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हवा क्या होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स में भर जाएगा। क्योंकि डायफ्राम क्या आता है, इसको नीचे जैसे नीचे आएगा तो ये जगह मिलेगा, ये डाउन आएगा तो इसमें जगह मिलता है, क्या होता है, हवाएं आ जाएंगी। अब फिर तो इसमें इनहेलेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम है ना, हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम ये क्या होता है, ये नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो डायफ्राम नीचे जाएगा तो जो हवाएं हैं कहाँ आ जाएगी, इसमें भर जाएंगी। और जैसे एक्सहेलेशन होगा तो फिर ये डायफ्राम क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, इसको दाब देगा, और लंग्स को फिर ऐसे दाब देगा। तो दाबेगा तो किस चीज़ को दाबेगा, तो उसमें हवा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है ना कि जो डायफ्राम है हमारा, ये क्या होता है दोस्त, ये ऊपर जाता है। तो अगर डायफ्राम ऊपर जा रहा है तो दाब देगा लंग्स को, तो क्या होगा, हवाएं बाहर आ जाएंगी। और नीचे जा रहा है तो जगह मिलेगा, तो हवाएं क्या आ जाएंगी, अंदर आएंगी। यानी आपसे पूछे कि ब्रीदिंग में कौन मदद करता है, लंग्स मत मार दीजिएगा, क्या कौन मदद करता है, डायफ्राम। ये क्या है, तो मस्कुलर और फाइबरस रेशा का बना हुआ होता है। ठीक, देखिए ये डायफ्राम का बात कर रहे हैं। एक्सीडेंट होता है तो आप देखेंगे कि इसको पंजरी बोला जाता है। किसी को मुक्का बनाकर अगर जोर से यहाँ मार दीजिएगा तो देखिए सांस रुक जाता है कुछ देर के लिए, या कोई किसी चीज़ से इसमें चोट लग जाए यहाँ इस टाइप में, तो क्या लगता है, सांस रुक जाता है। रीजन क्या है ना कि डायफ्राम में क्या कर रहा था, इसको कंट्रोल कर रहा था। इस पर लग गया चोट तो ये अच्छा से काम नहीं करेगा, तो बताइए इस लंग्स को ढक लेगा और नीचे कौन लाएगा, जिससे हम सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। एक्सीडेंट होने पे ये टूट जाता है, जिससे आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि सांस ही नहीं ले पाएगा। सब कुछ सही है लेकिन डायफ्राम ही तो उसको लंग्स को अप डाउन कराता है, जिससे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका क्या होता है ना, देखिए डायफ्राम के नीचे जस्ट यूट्रस होता है। यूट्रस में क्या रहता है, बच्चा रहता है ना। तो उस यूट्रस में बच्चा रहता है, तो डायफ्राम को नीचे, क्योंकि यहाँ तो बच्चा रहता है, तो यहाँ यूट्रस है आपका, तो यहाँ जगह नहीं मिल पाता है कि डायफ्राम नीचे जाए। तो उसमें क्या होता है ना कि गर्भवती महिलाएं में जो आपका रिब केज होता है ना, रिब्स होते हैं, पसली, ये पसली क्या करती है, मदद करती है। पसली बहुत ज़्यादा क्या होती है, थोड़ी सी फैलती है। तो पसलियाँ फैलेंगी तो क्या होगा, हार्ट जो हमारा है, हार्ट कर रहा है, जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, उसको जगह मिलता है थोड़ा सा, तो क्या होगा, हवा अंदर आ जाएगा। अब फिर पसली क्या होगा, सिकुड़ेगा तो उसको दाब का हवा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आप समझे
कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें कौन मदद करता है, रिब्स बहुत हद तक क्या करता है, मदद करता है इसके जगह। डायफ्राम करता है लेकिन बहुत ही कम करता है। तो आपने समझा कि एक्सहेलेशन क्या है, इनहेलेशन क्या है, किस तरह हम सांस ले पाते हैं और किस तरह हम सांस छोड़ पाते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या, अब बताइए, जब हम इनहेलेशन करते हैं, किसी पूछेगा कि सांस लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, कौन गैस अंदर आता है, तो कोई लड़का क्या बोल देगा, ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है, एटमॉस्फेयर में जितनी गैसें मौजूद है ना वो सब अंदर जाएगी, क्योंकि यहाँ नाक में तो कोई भी मशीन लगा नहीं है कि खाली ऑक्सीजन का मोलेक्युल कहीं अंदर जाने दे, वो तो सब जाएगा अंदर लंग्स तक। वो अलग बात है कि लंग्स के बाद ही जो एक अलग चीज़, एक हमारे ब्लड में चीज़ होता है हीमोग्लोबिन, वो खाली ऑक्सीजन को ही पकड़ के लेके जाता है, बाकी को छोड़ देता है। लेकिन लंग्स तक तो सब जाना है, इसलिए ना बीमारी हो जाता है। जो भी धुआं वहाँ सुनते हैं लंग्स में जाता है, लंग्स को प्रभावित करता है। मशीन लगा रहता है नाक में, तो इधर से नाक के इधर कोई गैस नहीं जाता तो बीमारी ही नहीं होता लंग्स का। देखिए, तो आपको याद रखना है डायफ्राम समझे क्या होता है, कैसे हम सांस ले पाते हैं। अब आपको देखिए क्या दोस्त याद रखना है कि कौन कौन एक इनहेलेशन में क्या होता है ना, देखिए आपका जाएगा एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो आर्गन भी जाता है, सबसे ज़्यादा मेनली जो जाता है ये आपका 78% जो है ना, तो 78% नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, ऑक्सीजन 21% है ना, तो 21% ऑक्सीजन भी क्या होगा, जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना, ये भी क्या होगा, इतना जाएगा। बाकी आर्गन भी जाता है 0.9% के आसपास, और भी गैसें जितनी अवेलेबल हो सब जाएंगी। और मेनली 3 को लिख रहे हैं, ये तीनों जिस तरह है, जिस अवेलेबल में, मतलब जिस रेशियो में हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसी रेशियो में अंदर जाती है। लेकिन जब एक्सहेलेशन होगा ना, तो आपको बताइए ये इनहेलेशन होता है, हम उसको रेस्पिरेशन में पढ़ाएंगे, सोलो रेस्पिरेशन में क्यों होता है। क्या होगा कि जाएगा यहाँ से, ये जाता है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है भाई, एल्वेली के पास होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। तो बताइए नाइट्रोजन जितना गया है उतना आएगा, क्योंकि इसका शरीर में कोई जरूरत नहीं था। 78% गया, 78% आएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा ना, इसका यूज हुआ है क्या, 21% यूज होता है, नहीं, ये यूज आपका होता है 17%। 17% बच जाता है। देखिए 4% यूज होता है, लिए थे 21%, लेकिन निकालेंगे ये मतलब हुआ ना, निकालेगा, एक्सहेलेशन बाहर निकलेगा 17%। यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट यूज हुआ, तो ये यूटिलाइज होता है भाई 4%। पूछता है कि कितना जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका कितना परसेंट मात्रा हम यूज कर पाते हैं, 4% आपको याद रखना। अब वही 4% किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये लगभग आपका होता है 4%, 4 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 4% ही आपको याद रखिए। ऑप्शन में पूछेगा तो 4 पॉइंट का बस ही रहेगा, क्योंकि यही 4% जो कार्बन डाइऑक्सीजन था ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बन जाएगा। तो ये गैस बाहर निकलता है और ये क्या होता है, अंदर होता है। तो ये इनहेलेशन में इतनी गैस अंदर जाती है और इस तरह क्या होता है, बाहर होता है। आप समझे कि इनहेलेशन क्या होता है। अब हमारा मेनली फोकस क्या है कि जैसे हमने बताया कि ब्रीदिंग हम कर लेते हैं, हमारे पास ब्रीदिंग और ऑर्गन कौन है भाई, लंग्स है। लेकिन क्या सभी जीव जंतु के पास लंग्स होते हैं क्या, सभी जीव जंतु लंग्स से करते हैं। तो ये भी पूछता है कि कौन सा जीव किस उसका श्वसन अंग क्या है और किससे वो ब्रीदिंग करता है। ठीक, वो चीज़ हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं और सब ऑर्गन का काम क्या है। समझ आया ना। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं दोस्त कि बहुत सारे जीव हैं जिनका अलग अलग क्या होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं। वो पूछता है एग्जाम में कि किस जीव का श्वसन अंग कौन है। तो देखिए हम बताते हैं, हमने लिख दिया बहुत सारे जीव जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नहीं पूछेगा वो भी 1-2 लिखे हैं कि आगे ये भी पूछे जाने का चांस है। एक कोशिकीय जीव, यानी एक कोशिकीय जीव जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब कैसे करते हैं। इनके पास तो बताइए एगो सेल है, तो यहाँ बात हो रहा है ऑर्गन का, वो तो बेचारे के पास एगो सेल है, तो कैसे करेगा। तो ये करता है, पता है, एक मेथड है विसरण मेथड द्वारा। कैसे, विसरण प्रक्रिया द्वारा। अब ये क्या है विसरण प्रक्रिया, जिसको हम डिफ्यूजन मेथड कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। देखिए क्या होता है, ये अपने शरीर को थोड़ा फैलाते हैं, ठीक, और फैला के इस तरह सिकुड़ाते हैं। इसमें जो हवा भर जाती है, फिर वो हवा को क्या करते हैं, देखिए ये डिफ्यूजन आपको बताया था कैसे काम करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाती है। उसका शरीर का अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक बाहर से ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा, इसके शरीर के अंदर चला जाएगा। जैसे बात करें हाइड्रा का ना, तो सेल मेम्ब्रेन उसमें करता है। ये काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। उतना डेप्थ नहीं जाएगा। तो जो भी एक कोशिकीय जीव है, किस विसरण प्रक्रिया द्वारा करेंगे। बात करें आपका जलीय जीव का, तो जो जलीय जीव है, एक बात बताइए, जलीय जीव में कौन कौन आता है भाई। तो सबसे पहले आपको ध्यान पे जाना चाहिए किसका, मछली का। तो मछली क्या करती है, उसमें गिल्स पाया जाता है, देखा है ना गिल्स। गिल्स क्या करता है, अब देखोगे लाल कलर का होता है यहाँ गलफड़ के पास। गिल्स क्या करता है ना कि जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी पानी में झूला हुआ ऑक्सीजन, उसको क्या करता है, पहले पानी अंदर लेती है गिल्स में। गिल्स में पानी अंदर लेने के बाद क्या करती है, गिल्स में ऐसा मतलब उसका फंक्शन है कि उसमें से ऑक्सीजन फिर निकाल लेगा, फिर पानी मुंह के रास्ते क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो इस कैसे कर जितने भी जीव हैं, जलीय जीव हैं, वो किससे करते हैं दोस्त, आप याद रखना, गिल्स से। गिल्स, इसका एक और नाम है क्लोम, कभी कभी कहा जाता है, या हिंदी में कहे तो गलफड़ द्वारा। किससे, गलफड़ द्वारा। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन में क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब बात करें कीट का, तो कीट कैसे करते हैं, तो ट्रेकिया द्वारा, याद रखना, ट्रेकिया, जिसको हम कहते हैं श्वास नली।
क्या कहता है दोस्त, श्वास लेना। देखिए ट्रेकिया क्या होता है आपको समझा रहे हैं हम। जैसे हम बात करें ना, हम लोग कैसे लेते हैं, तो यहाँ नोजल चेम्बर है, अरे नासा छिद्र है ना, ये इससे लेते हैं। लेकिन और ट्रेकिया हमारा कौन है, तो ये जो भाग है ना यहाँ वाला, यहाँ क्या है, ट्रेकिया है। यहाँ क्या है, ट्रेकिया है यहाँ। तो देखिए ट्रेकिया जो है ना यहाँ, ये क्या करता है, तो जो कीट होते हैं ना, आप कीट में तिलचट्टा को ले लीजिए, यहाँ तिलचट्टा भी बोल सकते थे। तिलचट्टा क्या होता है ना, वो ट्रेकिया से सांस लेता है। किससे, ट्रेकिया से। रीजन क्या है, वो भी कीट है एक। देखिए क्या होता है, उसका गर्दन भी काट दीजिएगा ना तिलचट्टा का, तभी वो नहीं मरेगा। क्योंकि तिलचट्टा अगर हम बनेगा, वो तो भगवान ही जान रहे हैं कैसा बनेगा। मान लीजिए कुछ देर के लिए तिलचट्टा, ठीक है, ये उसकी है, ऐसे 2 एंटीना निकला रहता है ना, ये उसका पैर है। कहाँ बना दिए यार, मान लीजिए तिलचट्टा कुछ देर के लिए। तो यहाँ ना, यहाँ पोर्स पाया जाता है, यहाँ होता है ट्रेकिया। यहाँ से वो क्या करता है ना, अपना सांस लेता है। यहाँ एक छेद होता है, छेद से क्या होता है, ट्रेकिया में से वो क्या लेता है, सांस लेता है, नाक से नहीं लेता है। तो ये गर्दन काट भी दीजिएगा ना, तभी 11 दिन तक लगभग क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। देखिएगा कटने के बाद ये जीव मरते नहीं है, चल कर भाग जाएगा, क्योंकि उसका सांस भाई ले रहा है, सांस ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे उसको एनर्जी मिल रही है, तो भाग जाएगा। कुछ दिन बाद अलग बात है कि मर जाएगा, बिना खाए बिना सांस लेने बिना नहीं मर सकता है। कौन, ये ट्रेकिया से। हम लोग मान लीजिए हम लोग कभी यहाँ छेद कर देते हैं ना, इमरजेंसी में होता है कभी कभी, यहाँ से कुछ हो जाता है ना आगे, इधर ऑपरेशन चाहे बहुत सारी चीज़, तब यहाँ से लिया जाता है। यहाँ से छेद करके पाइप लगा देंगे ना, तो हम लोग भी इधर से सांस लेने लगेंगे। समझ में आया ना। अब अलग बात है कुछ धूल वूल सब चला जाएगा अंदर। तो आप देखिए कि ट्रेकिया से क्या लेता है, कीटोट सांस लेता है। ठीक, ट्रेकिया क्या होता है समझे। मेढक का बात करें तो मेढक कैसे लेगा, तो बताइए। मेढक में देखिए बहुत झोल है, ये मेढकी है ना, मेढकी बहुत झोल है इसमें। देखिए का झोल है। अगर मेढक टेडपोल अवस्था में है, टेडपोल में रहेगा, तब ये लेगा आपको गिल्स से। गिल्स से कब लेगा, जब टेडपोल अवस्था में। टेडपोल क्या होता है भाई, लार्वा स्टेज जो होता है ना, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। देखो बेंग मछली कहा जाता है, इतना पतला पतला होता है, मछली जैसा होता है सब, तो उसको टेडपोल बोला जाता है। तो अब कैसे लेगा, गिल्स से लेगा, क्योंकि उस समय पानी में ही रहता है। अरे भाई लार्वा तो पानी में ही रहता है। लेकिन जैसे वो हो जाएगा जवान, तब लेगा किससे, लंग से, यानी हृदय से। सॉरी हृदय नहीं, फेफड़ा से। कब, जब वो जवान रहेगा। और जवान रहेगा कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा पानी के, तब कैसे लेगा भाई, स्थल पर रहेगा, तब कैसे लेगा भाई, लंग से। अगर लेकिन अब ये चला गया है जमीन में, कहाँ चला गया है, जमीन के अंदर, तो जब जमीन के अंदर चला जाएगा तब लेगा स्किन से। देखिएगा उसका स्किन क्या होता है, मॉइस्चर होता है, चिपचिपा होता है हल्का, तो वो स्किन से भी लेता है। तो मेढक तीनों से ले सकता है, स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर ले केचुआ का, तो केचुआ किससे लेता है बताइए, ये लेता है स्किन से। केचुआ कैसे लेता है, स्किन से। आपको पता होगा केचुआ किस फैमिली का है, तो ये आपका एनालिडा का है। उसी तरह जो कीटोट होते हैं ये क्या होता है, ऑर्थोपोडा होते हैं। तो ऑर्थोपोडा अगर पूछते तो ट्रेकिया मार सकते हैं, एनालिडा पूछते तो मैक्सिमम स्किन से ही लेते हैं। अगर मनुष्य, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप या उभयचर, मनुष्य हो स्तनधारी मतलब जो बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाते हो, पक्षी हो गया चाहे सरीसृप हो गया, कोई रेप्टाइल्स हो गया, या कोई आपका उभयचर हो गया, एम्फीबियन हो गया। एम्फीबियन में वही लोग, ये सब किससे लेते हैं, ये लेते हैं आपका लंग्स से, लंग्स यानी हृदय से। ठीक, तो देखिए उभयचर अब पानी में रहेगा तब लंग्स से नहीं लेता है। ठीक, पानी में अगर पानी के ऊपर है तब लंग्स से लेगा। अब बात करें बिच्छू का, तो बिच्छू का आपको याद रखना है, इसको बुक लंग्स से, किससे, बुक लंग्स। ठीक, तो ये कुछ बात है। अब हम चलेंगे पता है किस चीज़ पे, कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे ब्रीदिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो सबका हम यूज भी देखेंगे। ठीक, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन जो है ना मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। ठीक, तो आप देखें कि यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ हमने लिखा है, नॉस्ट्रिल लिखा है, नोजल चेम्बर लिखा है, फेरिंग्स लिखा है, लेरिंग्स लिखे हैं, आपका ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाइलेस हो गया, फिर से जाके एल्वेली हो गया। तो मेनली हमने 8 लिखा है यहाँ। देखिए नॉस्ट्रिल को नासिका छिद्र कहते हैं, नोजल चेम्बर को नासिका कक्ष कहते हैं, फेरिंग्स को आपका जो फेरिंग्स है उसको हम ग्रसनी कहते हैं, लेरिंग्स को कंठ कहते हैं, लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स जहाँ से साउंड निकलता है। ट्रेकिया होता है, श्वास लेने को बताया था, ट्रेकिया कीटोटी से सांस लेते हैं। ब्रोंकाई हो गया जिसको श्वासनी बोलते हैं, ब्रोंकाइलेस होता है, और एल्वेली होता है। सबका क्या काम है वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नॉस्ट्रिल। आपको एक सलाह देते हैं कि इंग्लिश में इसका नाम याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए जो एल्वेली है ना, कहीं वायु कोष्ठ देखने को मिलता है, कहीं वायु कुपिका देखने को मिलता है, लेकिन एल्वेली हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें नॉस्ट्रिल का, ये नॉस्ट्रिल का है, तो ये जो चेम्बर दिख रहा है ना, ये छेद, इसी को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो आप देखेंगे इस चेम्बर में क्या होता है, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो बाल किस लिए हैं, शोभा बढ़ाते हैं? नहीं, वहाँ कौन शोभा बढ़ा रहा है यार, वहाँ शोभा नहीं ना। वो बाल क्या करते हैं, रोकते हैं। किसको रोकते हैं, तो जो भी हवा के साथ धूल कर जाते हैं ना उसको रोकते हैं। तो आपको अगर पूछे कि कौन सा भाग रोकता है, तो नॉस्ट्रिल। ये क्या करता है कि जो धूल कण को रोकता है, नॉस्ट्रिल का काम समझे कि क्या करता है, धूल कण को क्या करता है, रोकता है। इसका और भी 2-3 पार्ट पाए जाते हैं, जिससे गर्माहट भी पैदा होती है, हवा को गर्म भी करता है, लेकिन उतना आपको डेप्थ पूछेगा ही नहीं, तो सब इंटर की चीज़ है। अब बात करें नेजल चेम्बर, ये क्या करता है, तो जो नासिका कक्ष होती है ना, नेजल चेम्बर, नाक का पीछे वाला भाग होता है, यहाँ होता है, यहाँ नासिका चेम्बर। तो इसका पता है काम क्या होता है, इसमें पाया जाता है ना, आपको याद रखना है कि चिपचिपा
म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, जो क्या करता है ये चिपचिपा म्यूकस। एक बात बताइए, मान लीजिए बाल से जितना छनाया छनाया ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो भी अगर धूल कण गए हैं ना साथ में, तो वो चिपचिपा चीज़ में क्या करेंगे, फंस जाएंगे, सट जाएंगे और हमारे अंदर लंग्स के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है जो क्या करता है, धूल कण को रोकता है। क्या करता है, धूल कण को रोकता है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि नेजल चैम्बर के बारे में, इसमें पाया जाता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब आपको बताए थे, याद कीजिए जब पढ़ाए थे आपको एसिड बेस सॉल्ट, उसमें बताए थे हम इंडिकेटर के बारे में बताए थे ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं जो मतलब सूंघ के ही हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, बताया था ना, जिसमें आपको वेनिला बताया था, प्याज बताया था, लौंग बताया था, देख लीजिएगा वो वीडियो डिटेल पढ़ाया वो चीज़। तो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं जो सुगंध किसमें मदद करते हैं भाई, सुगंध लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सर्दी उर्दी में यही काम नहीं करते तो क्या होती है, हमें सुगंध किसी चीज़ की नहीं आती। अब बात कर ले फेरिंग्स का, तो देखिए फेरिंग्स के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो फेरिंग्स होता है ना, वो क्या होता है, हमारा हवा और फूड मतलब दोनों का क्या है, मिलन पॉइंट है। मतलब यहाँ दोनों आके क्या होता है, मिलते हैं, दोनों का कॉमन भाग का। ये देखिए कैसे हम समझाते हैं, फिगर यहाँ बना देते हैं आपको। ये मान लीजिए इधर से हवा आया, इधर वाला है लिविंग, ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे आया। देखिए तो ये जो है ना, ये यहाँ वाला होता है आपका, ये है फेरिंग्स। ये क्या है, फेरिंग्स है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो ये जो ग्रसनी होता है क्या होता है, दोनों में कॉमन पार्ट है, यानी ये इधर से आ रहा है फूड मुंह से और इधर से आ रही है एयर, हवा, तो दोनों इधर आकर मिलता है ना, यहाँ फेरिंग्स होता है यहाँ, ठीक। जो मुंह खोलते हैं उसके अंदर नहीं गोल जैसा है, तो वहाँ कौन है भाई, फेरिंग्स है। जहाँ ये आपका टॉन्सिल लटका रहता है वो फेरिंग्स है। ये तो पूछता है कि कौन सा कॉमन मतलब कौन कॉमन पार्ट है जो रेस्पिरेशन में भी है और किस में है, फूड पाइप में भी है। तो आप याद रखना है कौन सा, ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। जस्ट इसके बाद आपका होता है लेरिंग्स। यहाँ क्या है आपका, यहाँ है लेरिंग्स। देखिए यहाँ होता है आपका लेरिंग्स, लेरिंग्स होता है, ठीक, जिसको हम स्वर तंत्र भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ लेरिंग्स होता है। देखिए अब ये लेरिंग्स है ना, तो आपने समझा कि अच्छा ग्रसनी का से क्या सवाल आएगा कि कौन सा कॉमन होता है दोनों में, तो ग्रसनी। लेरिंग से क्या आएगा, तो कौन वॉइस बॉक्स है, किससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो किससे होता है भाई, ग्रसनी से होता है, कंठ से होता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। साउंड में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है, जब साउंड पढ़ाया जाता है तब। देखिए ये जो लेरिंग्स है ना, ये लेरिंग्स पे एक ढक्कन पाया जाता है जिसको हम इपीग्लोटिस बोलते हैं, इपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या, लेरिंग्स पे एक ढक्कन जैसा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, इपीग्लोटिस बोलते हैं। ये इपीग्लोटिस का काम क्या है कि देखिए इसके जस्ट बाद ना, ये आपका फूड पाइप है जो स्टमक में चला जाएगा, और ये आता है आपका किस में, लंग्स में आता है, तो ये वाइंड पाइप है। तो इपीग्लोटिस का काम क्या है कि जो हवा है, हवा और भोजन का मार्ग का क्या करना, निर्धारण करना, यानी हवा और भोजन कहाँ जाएगा इसका निर्धारण करता है। वहाँ एक क्या समझिए कपाट जैसा लगा है, अगर ये यहाँ जो होता है ना इपीग्लोटिस इस टाइप का होता है, कुछ ऐसे संरचना होती है यहाँ। अगर हवा भेजना है तो इसको बंद करेगा फूड पाइप को, तो इधर आ जाएगा। अगर मान लीजिए खाना को भेजना है तो इस फूड वाइंड पाइप को बंद कर देगा, तो जो खाना है किधर चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा। यानी खाना और भोजन का रास्ता को कौन निर्धारण करता है, इपीग्लोटिस कहता है। लेरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन जैसा होता है, ठीक। तो अब ये इपीग्लोटिस को कौन डिसाइड करता है, तो ये माइंड करता है। देखिए इसको माइंड करता है। तो जब हम खाते, बोला जाता है खाते पीते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है ना कि दोनों जब साथ जाएगा, हवा और खाना, तो जो इपीग्लोटिस है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि किसको किधर भेजे। तो अगर गलती से क्या होगा कि मान लीजिए खाना चला गया कहाँ, फूड विंड पाइप में, खाना अगर विंड पाइप में चला जा रहा है तो क्या होगा, उधर से हमें सरकता है। सरकता कैसे है, तो देखिए जब भी खाना जाएगा ना, यहाँ से बता रहे हैं आपको, इसके नीचे लंग्स होता है, यही लंग्स है, क्योंकि इसके नीचे लंग्स हम बनाएंगे, अभी बना ही देते हैं। चलिए देखिए हम लंग्स का भी फोटो बना दिया है, ठीक। लंग्स का ये लंग्स बन गया। देखिए तो मान लीजिए खाना इसमें आ गया गलती से इपीग्लोटी वाइंड पाइप में, तो क्या होगा, इधर से लंग्स धकेलता है। तो धकेलने के बाद क्या होता है, कभी खाना सड़क के नाक से भी बाहर गिर जाता है, चावल कभी। तो जो सड़कता है ना हमें भोजन, किसकी वजह से होता है, देखिए क्या होता है। इसलिए खाते समय अगर आप कोई चीज़ और चीज़ सोच रहे हैं
तो क्या होगा, माइंड जो है, क्योंकि माइंड कहीं और बिजी है, तो माइंड कहीं और बिजी है तो इपिग्लोटिस को सिग्नल नहीं दे पाएगा, मतलब इपिग्लोटिस को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि इस खाना है कि पानी और किधर भेजना है, क्योंकि माइंड कहीं और बिजी है। तो माइंड कहीं और बिजी है तो इपिग्लोटिस को उस समय सूचना नहीं मिल पाती है कि किधर भेजना है। ये क्या जानता है, ये तो माइंड से सब लेता है, माइंड कहीं और बिजी है, तो क्या होगा ना, ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए खाना खा रहे हैं, गलती से क्या हो गया, इसको समझ नहीं आएगा तो कभी भेज देगा वाइंड पाइप में, तभी क्या होता है, हमें सड़क जाता है। इसलिए खाते पीते समय बोलना नहीं चाहिए और ध्यान लगा खाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर खाना चला गया लंग्स में, इधर ये तो आने नहीं देता, बहुत हाई प्रेशर से ऊपर भेजता है, लेकिन आ गया गलती से तो मौत निश्चित है। ठीक, तो देखिए अब बात कर ले इसके बाद क्या होता है। तो देखिए ये जो पाया जाता है ना, आप यहाँ तक समझ गए कि क्या होता है लिरिंग्स। अब बात है ट्रैकिया का। तो ये ट्रैकिया जो है ना, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। देखिए इस पर ना ऐसे छल्ला जैसा पाया जाता है, कार्टिलेज का छल्ला पाया जाता है। आप देखोगे यहाँ ये क्या है, यहाँ कार्टिलेज का छल्ला जैसा पाया जाता है, क्योंकि जब तेजी में सांस लिया जाता है ना तो ये पाइप फटे नहीं, वाइंड पाइप, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तेजी में काम करते हुए दौड़ते वक्त, इसलिए छल्ला जैसा यहाँ है, क्या करता है, सुरक्षा देता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो श्वास नली पे कार्टिलेज का परत पाया जाता है जो इसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। ये बात आप समझे। अब यही इसका आगे जाकर बढ़ता है लंग्स में, क्या होता है, ब्रोंकाई में। तो ये जो है ना, ये ब्रोंकाई है, ये दोनों क्या है, ये ब्रोंकाई है, ये और ये क्या है, ब्रोंकाई, जिसको श्वसनी कहते हैं। और यही ब्रोंकाई आगे जाकर बढ़ते हैं किसमें, ब्रोंक्वाइलेस में। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ब्रोंक्वाइलेस। तो आप समझे ये क्या है, ब्रोंकाई, क्योंकि आपका श्वसनी जाकर बढ़ता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई जाकर बढ़ता है ब्रोंक्वाइलेस में। और ब्रोंक्वाइलेस के पास रहते हैं छोटे छोटे एयर ट्यूब्स, क्या रहते हैं, एयर ट्यूब, या इनको एयर सैक भी बोला जाता है, एयर सैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एल्वली। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए एल्वली क्या होते हैं। तो जो हमारा लंग्स फूलता है और पचकता है ना, उसमें लंग्स कुछ नहीं, लंग्स में कौन फूलता है और मतलब सिकुड़ता है, कौन फैलता है, एल्वली फैलता है। देखिए इसकी जो अगर संख्या का हम बात करें ना, एल्वली का संख्या, तो आपको याद रखना है कि लगभग 300 करोड़ के आसपास होता है दोनों लंग्स में मिलाकर। छोटे छोटे क्या होते हैं, ये गुब्बारे के बैलून जैसे होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे के बैलून टाइप में होते हैं, छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, ये फूलते और पचकते हैं। यानी लंग्स फूल रहा है ना, वो किसकी वजह से फूल रहा है, एल्वली फूलता है। अच्छा एक बात बताइए, अब एल्वली फूलेगा तो यानी फाइनली जाकर हवा कहाँ स्टोर हो जाता है, आपका एल्वली में। तो एल्वली में ही क्या होता है ना, उधर से ब्लड लेकर आते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड की वेसल्स है वो आई रहती है कहाँ, एल्वली में आई रहती है। तो उधर से मान लीजिए सेल्स वो लेकर आई है CO2 और इधर से गया है ऑक्सीजन, तो क्या होगा, वहाँ एक्सचेंज होगा। तो आपसे पूछता है कि गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि जो वायु कोष्ठन है इसी में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। वैसे तो होता है फेफड़ा में, लेकिन फेफड़ा कौन भाग में, तो गैसों का एक्सचेंज होता है कहाँ भाई, एक्सचेंज होता है एल्वली में होता है। और किस प्रोसेस से होता है, कि वही विसरण प्रोसेस द्वारा होता है। कैसे, विसरण प्रक्रिया द्वारा। देखिए कैसे, इधर से मान लीजिए हवा गया, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, जो हवा सेल से आया है एल्वली में ब्लड लेकर आया है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो इधर से ऑक्सीजन उधर चला जाएगा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वहाँ से आ जाएगा यहाँ। फिर ये एल्वली क्या होगा, डायफ्राम यहाँ रहता है, डायफ्राम, ये डायफ्राम फिर इसको पचकाएगा तो फिर यहाँ से हवाएं निकल कर कार्बन डाइऑक्साइड वाली क्या होंगी, बाहर चली जाएंगी। तो एल्वली के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, गुब्बारा जैसा होता है, यही फूलता है और पचकता है। इसकी संख्या दोनों मिला के 300 करोड़ होती है। गैसों का एक्सचेंज होता है किस प्रोसेस द्वारा, विसरण प्रोसेस द्वारा। ठीक, अब देखिए आपको एक बात और क्या ध्यान रखना है इसमें, कि अब हमने इस पे कवर लगा दिया, तो ये कवर लगने के बाद अब ये बन गया क्या, आपका बन गया लंग्स, यानी फेफड़ा बन चुका है। क्या बन चुका है, फेफड़ा। तो अगर हम फेफड़ा का बात करते हैं ना, तो उसके अंदर ये सब चीज़ होता है, इतना चीज़ मिलकर क्या बनाता है, लंग्स बनाता है। देखिए इस फेफड़ा का मसल्स है ना, इसको नाम दिया जाता है प्लूरा, पल्मोनरी मसल्स भी कहा जाता है, पल्मोनरी मसल्स कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है, क्या, प्लूरा कहा जाता है। फेफड़ा का जो मसल्स है उसको क्या कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है, पल्मोनरी। कभी भी आपको अगर पूरे बायोलॉजी में पल्मोनरी का शब्द आ गया तो आप समझिएगा उसका रिलेशन किससे है, लंग्स से है। ठीक, तो देखिए ये मसल्स के बीच एक फ्लूइड भी भरा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। आपको ध्यान रखना है इसको, मसल्स को प्लूरा कहते हैं। ठीक, पल्मोनरी। और देखिए फेफड़ा का पूछा कि फेफड़ा का काम क्या है, तो आप बताइए फेफड़ा का मेन काम क्या है। तो ये क्या करता है फेफड़ा हमारा, पूछेगा कि फेफड़ा का वर्क क्या है, तो ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड को शुद्ध करता है। देखिए फिल्ट्रेशन तो वो आपका किडनी करता है, लेकिन शुद्ध कौन करता है, लंग्स करता है। रीजन शुद्ध का मतलब क्या हुआ, अशुद्ध खून का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हो, और शुद्ध खून का मतलब होता है प्योर ब्लड का जिसमें ऑक्सीजन घुला हो। तो क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन ही तो घुला देता है, यानी ब्लड को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है। अच्छा पूछेगा कि फेफड़ा का जो क्रियात्मक और मतलब जो क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है किसका, लंग्स का, वो क्या है, तो आपको याद रखना एल्वली है, क्योंकि फाइनली जो हमारा लंग्स है किससे मिलकर बना है, एल्वली से ही बना है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपका फंक्शनल यूनिट कौन है फेफड़ा का,
एल्वेली है। एल्वेली की संख्या 300 करोड़ होता है। गैसों का एक्सचेंज यही होता है, जो भी बीमारी होता है ना एल्वेली का ही क्या होता है। देखिए अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, इस एल्वेली में अगर आपको टीबी होता है, क्या होता है टीबी, तो देखिए क्या होता है टीबी में ना, ये एल्वेली में क्या होता है आपका बैक्टीरिया इसको खा के ख़त्म कर देते हैं। टीबी में क्या होता है, बैक्टीरिया खाकर ख़त्म या खाकर छेद कर देते हैं। यानी अगर टीबी होगा तो इसमें एल्वेली को ही क्या होता है बैक्टीरिया खाने लगता है। तो एक बात बताइए, अगर इसमें छेद होगा तो जब आदमी खांसेगा तो क्या होगा, ब्लड आएगा। तो उसी में क्या होता है, खांसते समय क्या आ जाता है, ब्लड आता है। रीज़न क्या है कि आपको एल्वेली ही खाकर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो इलाज नहीं कराया जाएगा तो एल्वेली खत्म होगा, और एल्वेली खत्म रहेगा तो गैस का एक्सचेंज तो यही होता है, तो ना ऑक्सीजन जाएगा ना आपको एनर्जी मिलेगा। फिर एक और आपको हम बीमारी के बारे में बता देते हैं। यहाँ देखिए कि जो हमारा निमोनिया होता है ना, निमोनिया, इसमें क्या होता है ना कि एल्वेली में ही पानी भर जाता है, एल्वेली में क्या होता है, पानी भर जाता है। देखिए कैसे, जब हम सांस लेते हैं ना तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में गैस पानी है उसकी भी मात्रा अंदर जाता है, तो क्या होता है ज़्यादा कि स्टोर होने लगता है। अच्छा, जो हमारा ब्रेकडाउन हुआ है खाना का, उसमें क्या बनता है, पानी ही बनता है। पानी भी बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर भी बनता है और ऊर्जा भी। तो पानी लाकर क्या होता है, इसी में स्टोर होने लगता है, पानी भर जाएगा। तो बताइए जो जिसमें आपका गैस एक्सचेंज हो रहा था, जो फैल रहा था उसी में गैस भर रहा था, अब उसमें क्या भर गया है, पानी भर गया। तो गैस एक्सचेंज होने का जगह ही नहीं रहेगा, जिससे क्या होता है आदमी का मौत हो जाता है। तो निमोनिया में क्या होता है, एल्वेली में ही पानी भर जाता है। अब एक और बीमारी के बारे में आपको याद रखिएगा, दमा होता है ना, दमा, तो एल्वेली में ही क्या होता है, बलगम भर जाता है। बलगम क्या होता है, मवाद जैसा भर जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसी को क्या करते हैं, सड़ाने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, मवाद बन जाता है, किसमें, एल्वेली में ही। कोरोना है ना, जितने भी बीमारी, कोरोना में भी कौन आपका खत्म होता है, एल्वेली खत्म होता है, इसमें ही क्या बनता है, बलगम बन जाता है, मवाद बनने लगता है। तो जितने भी लंग्स की बीमारी है ना, उसमें क्या होता है, कौन डिफेक्ट होगा आपका, ये, क्योंकि यही फंक्शनल और क्रियात्मक इकाई है, कौन, एल्वेली। तो उम्मीद करते हैं इसके आगे, देखिए इसके आगे की चीज़ है कि एल्वेली तक तो आ गया ऑक्सीजन। अब एल्वेली के बाद वहाँ रहते हैं ब्लड वेसल्स, वहाँ से ब्लड वेसल्स का कौन सा पार्ट है ब्लड का, वो ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरे सेल के पास, क्योंकि पूरे बॉडी में सेल है, ऑक्सीजन जाएगा पूरे सेल के पास, तभी क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो चीज़ हम कल पढ़ेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।